हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है कि जेएच एग्जाम प्लेक्स वीवीयू के सारे कोर्सेज, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, चाहे एमडीसी हो, वो सारे कोर्सेज के सब्जेक्ट्स आपको फ्री में प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी टीम आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से बहुत ज़्यादा खुश है और वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको आपको फ्री में ऑफर कर रही है। तो आप इस चैनल को बहुत से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं जो कि इसका बेनिफिट उठा सके। इस चैनल का जो बेनिफिट है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आने वाले सेमेस्टर 1, 2, 3 और जितने भी आगे के सेमेस्टर्स हैं, सबका एग्जाम का तैयारी आपका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो हम लोग आज देख रहे हैं एमडीसी में हिस्ट्री का आज 6th लेक्चर है और एमडीसी में हम लोग देख रहे थे, इसके पहले क्लास में हम लोग देखे थे मॉडरेट्स के बारे में, जो गर्म दल थे उसके बारे में हम लोग देखे थे। जो गर्म दल थे उसके बारे में हम लोग जो नरम दल थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, मॉडरेट्स के बारे में। आज हम लोग को चर्चा करना है एक्सट्रीमिट्स, जो नरम दल है उनके बारे में। तो आप देखेंगे जो कल का क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, और हाँ एक और बात, जो भी इसके पहले के 6 क्लासेस हुए हैं उन सब का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां विजिट करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी एग्जाम की तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और साथ ही उन जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। क्लियर है? तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो यहां पर जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा, जो भी फर्दर अपडेट्स है कि आपका एग्जाम कब होगा या फिर जो भी नया वीडियो अपलोड होगा, और साथ ही नोट्स आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जेएच एग्जाम प्लेक्स के द्वारा। ठीक है? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो आपको देना था। तो ज्वाइन आप करेंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो भी क्लास हो रहा है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मॉडरेट्स के बारे में पढ़े थे। तो मॉडरेट्स कौन थे, तो वो थोड़े नरम मिजाज के थे, थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी उन लोग अंग्रेज को दिखाते थे, मतलब थोड़ा सा दोस्ती दिखाते थे शुरुआती दौर में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोग को अंग्रेज का जो असली नीति था, जो दमन की नीति था, वो भी उन लोग के सामने आने लगा। तो धीरे धीरे वो लोग भी अंग्रेज का विरोध करने लगे, भले ही नॉन वायलेंस उनका तरीका नहीं था लेकिन विरोध जारी था। ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, जो गर्म दल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं 1857 के बाद से हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। तो अगर टाइमलाइन में हम लोग देखें ये चीज, अगर टाइमलाइन में देखें 1857 के बाद, तो आपको पता है 1892 में, कल हम लोग ने चर्चा किया था क्या कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल एक्ट आया, यह आपको पता है। और इंडियन काउंसिल एक्ट में जो लेजिस्लेचर था, उसमें इलेक्शन के थ्रू, भले ही वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इलेक्शन के थ्रू वहां पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनमें भारतीयों का सम्मिलित होना प्रारंभ हो गया। ठीक है? लेकिन ये इतना भी व्यापक नहीं हो पाया, इसलिए जो मॉडरेट्स थे, इस जो फैसला था ये अंग्रेज का, उससे डिसअपॉइंट थे, उतना ज्यादा खुश नहीं थे।
क्योंकि वो चाह रहे थे कि उसमें लोगों की भागीदारी बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जो नरम दल के थे वो चाह रहे थे कि उसमें भागीदारी बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे, आप कल मैंने पूरे 1 घंटे इस पर चर्चा की मॉडरेट्स के बारे में कि उन लोग क्यों अंग्रेज से खफा हो गए बाद में। तो अब हम लोग आज बढ़ते हैं 1896 की तरफ। 1896 में हुआ क्या, अभी भी देखिए एक्सट्रीमिस्ट का आना। एक्सट्रीमिस्ट ऐसा ही नाम से नहीं, हम बोले जितने भी लोग आए हैं गरम दल के, वैसे नहीं बोल क्या कि हम गरम दल के हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मानना था। बस उन लोग का जो रुख था अंग्रेज के खिलाफ वो थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा उत्तेजना पूर्वक था, उत्तेजना से भरा हुआ था, जो कि वो लोग अंग्रेज से छीन के लेना जानते थे, ठीक है। तो 1896 में जो फैमिन जो आया था, जो अकाल पड़ा था 1896 से लेके, आप मान सकते हैं ये 4-5 साल जो था, जो अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने से, और यहाँ पर एक और कठिनाई क्या आई, यहाँ पर प्लेग फैल रहा था, हैजा, जो प्लेग फैल रहा था उसके कारण जो इकोनॉमी था इस देश का, जो इकोनॉमी था, जो अर्थशास्त्र था, वो क्या हो गया, वो डिक्लाइन कर गया, वो नीचे जाने लगा। तो इकोनॉमी के नीचे जाने से कोई खुश नहीं होगा, अंग्रेज भी खुश नहीं थे। तो इससे नाखुश होके वो लोग और अपना दमन की नीति को और पुख्ता करके गए, ठीक है, पुख्ता करते गए। तो इस दौरान आप देखेंगे कि जो आपके प्लेग कमिश्नर एक थे, प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड, प्लेग कमिश्नर, इनका हत्या कर दिया जाता है नाटू ब्रदर्स के द्वारा। नाटू ब्रदर्स के द्वारा जो प्लेग कमिश्नर हैं उनका हत्या कर दिया जाता है। अब इनके हत्या करने पर जो नाटू ब्रदर्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। शायद डेट है आपका 1897 में डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसी पर जो लाला लाजपत राय है सॉरी इसी पर जो बाल गंगाधर तिलक है वो इनके बारे में कुछ लिखते हैं और उनको क्या हो जाता है, फिर जेल उनको कर दिया जाता है। लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक इनके बारे में लिखते हैं और उनको, अब ब्रिटिशर्स देखिए इनके बारे में कुछ लिखे और इनको बंद कर दिया गया और इन पर रोक लगाया गया। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि यहां पर कोई भी अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट तो करे ही ना, वो तो बिल्कुल सही है, कोई भी उनके खिलाफ ना बोले, ना कुछ प्रोटेस्ट करे, ना धरना प्रदर्शन करे, ना चक्का जाम करे, कुछ नहीं, उनके बारे में गलत लिखना भी नहीं है, गलत बोलना भी नहीं है, ये वो चाहते थे, ठीक है, कौन, अंग्रेज लोग। तो वो लोग क्या किए, 1898 में एक लॉ लेके आए और वो लॉ में वो लोग बोले थे, उसमें सेक्शन 124A में वो लोग बदलाव किए। वो सेडिशन लॉ था कि अगर आप कुछ हमारे खिलाफ, मतलब अंग्रेज के खिलाफ कुछ लिखते भी हैं और कुछ बोलते भी हैं तो आप पर देशद्रोह का केस, राजद्रोह का केस होगा, ठीक है। तो 1898 में जो सेक्शन 124A ऑफ सेडिशन लॉ लाया गया। सेडिशन लॉ, देशद्रोह, राजद्रोह का कानून लाया गया, जिसमें था कि आप अंग्रेज के खिलाफ ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ये था इसमें सेडिशन लॉ में। तो अब आगे आप देखेंगे जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ा तो ये भी क्या है, ये भी एक दमनकर्ता की नीति है, ठीक है। जो प्लेग हुआ वो तो ठीक है, नाटू ब्रदर्स यहाँ पर हत्या कर दिए, रैंड का वो भी आलोचनात्मक है, लेकिन जो रैंड का हत्या हुआ था उसके बाद जो तिलक जी थोड़ा सा लिख दिए थे तो उन पर भी जो दुर्व्यवहार अंग्रेज किए वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बाद आगे हुआ क्या, उसके बाद आपको पता है कि इसी के आसपास 1800 के आसपास से लेके आगे तक अगर हम चले 1905 तक, 1800 से अगर हम आगे चले 1905 तक, तो आपको पता है कि यहां पर एक वायसराय आए, उस वायसराय का नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। आपको पता है यहां पर एक वायसराय आए जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन।
ठीक है। जो कर्जन का नीति था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। वो सिर्फ यहां पर क्या करना चाहते थे, बस यहां पर वो लोग भारतीयों का सहयोग चाहते थे सब चीज में, जो अंग्रेज कहें वो करें और वो लोग जो चाहे अपना मन माना काम यहां पर बनाते रहें बनाते रहें बनाते रहें। तो लॉर्ड कर्जन का भी जो नीति था वो ठीक नहीं था। अब देखिए यही धीरे धीरे जो छोटा छोटा बात है, यही सब मॉडरेट्स लोग के पल्ले नहीं पड़ रहा था। मॉडरेट्स लोग जो चाह रहे थे, अब यहां पर धीरे धीरे इतना दमन का जो नीति अंग्रेज के द्वारा वो इतना बढ़ते गया कि ये लोग मॉडरेट्स के हाथ से बाहर निकल गए। तो लोगों को बाहर निकलना पड़ा, अलग लोगों को बाहर निकलना पड़ा और इससे अलग सोचना पड़ा कि अब अंग्रेज को कैसे रोका जाए। तो बहुत सारे नाम है जो एक्सट्रीमिस्ट में आएंगे, तो उस नाम को आपको ध्यान देना है। तो खास करके एक्सट्रीमिस्ट में आपको पता है, एक आएंगे आपके लाला लाजपत राय, एक आएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक, और एक आपके आएंगे बिपिन चंद्रपाल, एक आपके आएंगे औरोबिंदो घोष। ये कुछ मेन लीडर्स है, ये कुछ मेन लीडर्स है एक्सट्रीमिस्ट के, जो सिर्फ शांति से बात करके अंग्रेजों से अपना काम नहीं मनवाना चाहते थे। इनका नेचर भी एग्रेसिव था, क्योंकि जो अंग्रेज थे इतना दमन की नीति को आगे बढ़ा रहे थे, इतना दमन की नीति को आगे बढ़ा रहे थे जिससे कि बहुत ही रोष था। यहां तक कि वहां के लोगों और स्टूडेंट्स में भी, स्टूडेंट लोग क्या कर रहे थे, अब जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं वो लोग अपना एक संगठन बनाने की तैयारी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं यही वो दौर है 1900 लेके 1905 तक का, जहां पर स्वराज का मांग उठने के लिए कोशिश किया जाने लगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहीं पर किया गया, लेकिन यहां पर अब ऐसा लग रहा था कि यहां पर अब यहां अपना रूल होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। तो अगर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को दो पार्ट में अगर डिवाइड करें हम लोग, तो दोनों को डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो मॉडरेट्स कैसे थे, तो ये शांत होके नरम दल के थे, नरम दल के तो ये थे, और ये गरम दल के थे, ये तो ठीक है। और ये क्या करते थे, इनका झुकाव अंग्रेज की तरफ था, झुकाव अंग्रेजों की तरफ था, अंग्रेजों की तरफ था। ये लोग अपना ये लोग बातचीत करके, या 3P मॉडल, आपको कल मैंने बताया था कि लोग 3P मॉडल पे काम करना चाहते थे, मतलब प्रेयर करके, रिक्वेस्ट करके, पेटिशन करके, या फिर प्रेयर हो गया, पेटिशन हो गया, और एक आपका था प्रोटेस्ट करके, वो भी स्ट्राइक वाला प्रोटेस्ट नहीं, बस न्यूज़पेपर में लिख के या फिर कुछ और करके, लेटर लिख के ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो मतलब ये लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनली अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, उसका विद्रोह कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आप दूसरे तरफ सॉरी एक्सट्रीमिस्ट को देखेंगे, तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आपका, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थोड़े एग्रेसिव थे, तभी तो नाम गरम दल है, एग्रेसिव थे। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट आपको समझना है यहां पर। आप समझिए कि जैसे एग्रेसिव नेचर तीनों का हो सकता है, जैसे तीन लोग कौन कौन, जैसे आपका हो गया, एक हो गया एक्सट्रीमिस्ट, एक हो गया आपका मिलिटेंट, एक हो गया आपका रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, क्रांतिकारी। और ये उग्रवाद आप बोल सकते हैं, उग्रवादी। और ये हो गए गरम दल के। अब देखिए ये दोनों जो है ये नॉन वायलेंस पे ज्यादा ध्यान देते थे, नॉन वायलेंस पे एग्रेसिव थे और नॉन वायलेंस पर भी ध्यान देते थे। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, ये थोड़ा एग्रेसिव जरूर थे, लेकिन ये चीजों को नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं लेके जाना चाहते थे, लेकिन प्रेशराइज करना कैसे किसी को,
ये इन लोग करते थे। किसी पर दबाव कैसे बनाना है, छीनना कैसे अंग्रेजों से, ये चीज इन लोग को पता था। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट है, मिलिटेंट है और रेवोल्यूशनरी, इसको तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में हम लोग आगे देखेंगे उस समय आगे है ये रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट आपको पता है कैसे थे, एग्रेसिव थे, अपना बात मनवाना है और पुरजोर तरीके से मनवाना है। ठीक है, अंग्रेज को झुका के रखना है, ये इन लोग का मानना था। और इसी समय से आप देखेंगे कि यहां पर क्या चीज का भावना उठने लगा, तो यहां पर स्वराज का भावना उठने लगेगा। स्वराज, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल का जो भावना है वो उठने लगेगा। यही लोग क्या करने लगे थे, यही लोग बहुत सारे अंग्रेजी चीज का बॉयकॉट करने लगे थे। ठीक है, एकदम नहीं अपनाना है, अपना टाइटल्स भी छोड़ने लगे थे, चीजों को बॉयकॉट करने लगे थे, यूनिवर्सिटी बॉयकॉट करने लगे थे। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंस जो है आपका वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में है। ये हो गए शांत, ये थोड़े से एग्रेसिव है, जो अंग्रेजों को बाद में आप देखेंगे कि नानी याद दिला देंगे ये गरम दल वाले। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग अगर बढ़ें तो इसके लिए मैं नोट्स भी लाया हूं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि नोट्स में क्या था। इस टाइमलाइन में अगर हम लोग चलें तो 1900 से लेके 1905 तक यहां पर आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन बहुत सारा नीति लाए जो कि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। यहां तक कि ये यूनिवर्सिटी एक्ट भी लेके आए थे, यूनिवर्सिटी एक्ट भी लेके आए थे। ठीक है, जिसमें कि जो वहां के स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा नहीं कर सकती है बिना पूछे लॉर्ड कर्जन से। ठीक है, मतलब एक चीज ये अंग्रेज ये करवाना चाह रहे थे कि आप कोई भी ऐसा संगठन ना बनवाए यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेजों को दिक्कत दे आगे जाके। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एक्ट में अंग्रेजों को जो भारतीय थे वहां पर अंग्रेज उनका वहां भी जो स्टूडेंट थे उनका दमन कर रहे थे कि आप कोई भी ऐसा संगठन ना बनाए कि आगे जाके इसको दिक्कत हो। ठीक है, अंग्रेजों को दिक्कत का सामना करना पड़े, तो वो एक यूनिवर्सिटी एक्ट भी लेके आए थे। और भी बहुत सारा एक्ट वो लेके आए थे जो कि बहुत ही दिक्कत पहुंचा रहा था यहाँ के लोगों को। तो ये सब चीज जो है, ये सब एक्ट जो लाया जा रहा है, ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन आए, और लास्ट में आपको पता है 1905 में क्या हुआ, जो सबसे बड़ा काम हुआ जिससे लोग बहुत ज्यादा नाखुश थे, वो था बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो अब ये सब चीज मॉडरेट्स देख रहे थे शांति से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बातचीत से कुछ भी नहीं होने वाला था। बातचीत करके अंग्रेज सुन ही नहीं रहे थे उनका बात। तो अब इन लोग को अपना जो विरोध करने का तरीका था उसको बदलना था। तो ये लोग तो विरोध करने का तरीका नहीं बदल पाए, इसीलिए जो मॉडरेट्स थे वो विरोध करने का तरीका नहीं बदल पाए, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट को आना पड़ा और अपना विरोध से अपना बात मनवाना पड़ा। ठीक है, अब कितना बात माने वो नहीं माने ये आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो इतना उम्मीद है मुझे कि आपको मोटा मोटी जानकारी मिल गया होगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस है क्या। ठीक है, नरम दल और गरम दल में डिफरेंस है क्या। अब हम लोग आगे आपके लिए जो नोट्स लाए हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। तो अब देखिए यहां पर उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण। ठीक है, जो उग्रवाद मतलब वही एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, बहुत सारे बुक में इसको उग्रवाद लिखता है। ठीक है, जो कि गरम दल आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, गरम दल। तो पहला, भारत परिषद अधिनियम 1882 के प्रति असंतोष। कांग्रेस ने इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित सुधारों के प्रति असंतोष व्यक्त किया था। ठीक है, ये आपको पता है कि जो भी ये अधिनियम था उसके द्वारा जो कांग्रेस है वो खुश नहीं थे उससे। फलस्वरूप भारतीयों में निरंतर नवीन सुधारों की मांग उठने लगी थी। कांग्रेस दल भी अपने अधिवेशनों में निरंतर नवीन सुधारों की मांग करता रहा। तो जितना भी अधिवेशन हुआ कांग्रेस का अधिवेशन होता ही इसलिए था कि वो जो भी नया रिफॉर्म, जो भी सुधार करना है इस देश में, उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो सुधार कैसे किया जाएगा, जब तक वो अंग्रेज के समक्ष अपना बात नहीं रखेंगे सुधार नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें, अगर कांग्रेस दल भी अपने अधिवेशनों में निरंतर नवीन सुधारों की मांग करता रहा। उदाहरणार्थ
1899 में आप देखेंगे 1899 में कांग्रेस के अध्यक्ष आरसी दत्त ने कहा था, तो 1899 में आरसी दत्त जो थे, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ आप बोल सकते हैं कार्यकर्ता भी हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, समय आ गया है कि अब हमारे विचारों को पूर्ण अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो आरसी दत्त आपको पता है मॉडरेट्स ही थे आरसी दत्त। तो इन लोग का कहना था कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब हमारा जो विचार है उसको एक अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व हम ही को मिलना चाहिए। हमारा देश है तो प्रतिनिधि भी हमारा ही होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, अब देखिए कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज से आप प्रार्थना भी कर रहे थे तो भी कुछ नहीं हो रहा था, पिटीशन भी दे रहे थे तो भी कुछ नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट लोग करने दे नहीं रहे थे, लॉ पे लॉ लेके आ रहे थे, तो आप नहीं कर पाते कुछ। ठीक है, तो पहला था आपका जो लॉ आया था उससे वो लोग खुश नहीं थे। ठीक है, तो जितना भी अधिवेशन था उसमें रिफॉर्म का बात लोग लेके आ रहे थे, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं। यहां देखिए सिर्फ ये लोग कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब वजह बन रहा है। ठीक है, ये जो लोग कह रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं, अपने में बात करने से अगर अंग्रेज यहां से भाग जाते हैं तो पहले ही दिन भाग जाते हैं। ठीक है, तो अपने में ये लोग बात कर रहे हैं, कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा जो रीजन देखेंगे कि क्यों जो गरम दल वाले हैं, क्यों उनका उद्भव हुआ। ठीक है, तो दूसरा रीजन है आपका असामान्य जन कष्ट एवं दैवी आपत्तियां। जन कष्ट मतलब पूरे जनता में जो रोष था, पूरे जनता को जो कष्ट हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा जो प्रदान किया जा रहा था, उसके लिए भी एक्सट्रीमिस्ट को आगे आना पड़ा। अब एक चीज आपको बता दें, ये जो थे आपके कौन नरम दल वाले, इनको लोगों का जो दिक्कत था और इनसे जो लोगों का जुड़ाव था वो ज्यादा था। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट है गरम दल वाले, उनका आम जनता से जुड़ाव ज्यादा था जितना कि मॉडरेट्स का नहीं था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जानते थे कि आम जनता जो है वो अभी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको समझाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि मॉडरेट्स उतना कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टर्नली एजुकेटेड थे वो लोग। ठीक है, और यहां पर भी एजुकेशन था, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर वो लोग जनता का जो सोच था उस पर वो लोग विचार अपना सही मत रखते थे। यहाँ पर जनता सोच रही है उस पर इन लोग काम करते थे, और मॉडरेट्स जो है वो सिर्फ अंग्रेज जो फैसला ले रहे हैं उस पर काम करना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था, क्योंकि अंग्रेज जितना भी फैसला ले रहे थे वो भारतीयों के हित में नहीं था। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो दूसरा था आपका असामान्य जन कष्ट एवं दैवी आपत्तियां। अब ये दैवी आपत्तियां क्या है अभी हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों में तीव्र असंतोष तो पहले से व्याप्त था। दुर्भिक्ष, प्लेग आदि राष्ट्रीय एवं दैवी आपत्तियां। अब देखिए पहले जो बीमारी होता था ना उसको दैवी आपत्तियां ही बोलता था, कि देवी जी गुस्सा गई हैं इसलिए बीमारी फैल गया है, इसलिए उसको दैवी आपत्तियां भी हम लोग बोलते थे। तो प्लेग आदि के कारण, राष्ट्रीय एवं दैवी आपत्तियों के कारण इस असंतोष में और वृद्धि हुई। 1895 से 1900 तक के 5 वर्ष में अपने दैवी कष्टों एवं आपत्तियों का भारत जनता को सामना करना पड़ा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो प्लेग आया था भारत में, उससे बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ। यहाँ के इकोनॉमी में पूरा सूखा हो गया था, बहुत सारे लोग मरने लगे थे। जो बीमारी आया था प्लेग, उससे 1896-97 में देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। इससे हजारों की संख्या में व्यक्ति मृत्यु के ग्रास बन गए। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों का यहाँ पर मृत्यु हुआ है इससे। फलस्वरूप प्लेग कमिश्नर रैंड, अभी मैंने इनकी बात की, प्लेग कमिश्नर इनका हत्या करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट अरेस्ट को गोली से उड़ा दिया गया, इनको गोली मार के हत्या कर दी। अभी मैंने बताया नाटू ब्रदर्स ने। तत्पश्चात विशेषकर महाराष्ट्र में कठोर दमन चक्र चला। तो जैसे ही गोली चला उन लोग मरे तो अंग्रेज, साफ बात है कि गुस्सा होंगे, तो उन लोग क्या किए, महाराष्ट्र में अपना
दमन का जो चक्र था उसको और बढ़ा दिए, लोगों को और परेशान करने लगे। इस असंतोष की ज्वाला को भड़काने में 1899 में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भिक्ष ने घी का कार्य किया। तो 1899 में जो दुर्भिक्ष आया था वो इस असंतोष का जो ज्वाला था उसको और भड़काने में, आप यहां देख सकते हैं एकदम क्लियर लिखा हुआ है, घी का काम किया, मतलब इस चीज को और भड़का दिया, लोगों में असंतोष और बढ़ गया। वर्षा ना होने के कारण भारत में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष मतलब हो गया फेमिन, ठीक है, सूखा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर वर्षा ना होने के कारण भारत में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा एवं इससे पहले के दुर्भिक्ष से भी अधिक व्यक्ति काल कलवित हो गए, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा एक सूखा पड़ा था। पूरा कहीं पर भी एग्रीकल्चर, कुछ भी क्रॉप प्रोडक्शन कहीं पर नहीं हो पा रहा था, देश का इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन चला जा रहा था, ठीक है। ठीक, आगे हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें, तो पहला पॉइंट हम लोग देखें, तो पहला पॉइंट हम लोग देखें क्या, कि आपके जो मॉडरेट्स थे वो जो भी अंग्रेज बोलते थे वो लोग करते थे, और सिर्फ बातचीत ही करते थे कि अंग्रेज से ये बोल के करवाना है, नहीं करेंगे तो ये उसका निंदा करते थे, तो इससे कोई काम चला नहीं। दूसरा क्या, असामान्य जन कष्ट, मतलब लोगों तक जो कष्ट हो रहा था और जो भी बीमारी या फेमिन आ रहा था, सूखा आ रहा था, उसके कारण देश का इकोनॉमी डाउन हुआ, उसके कारण भी अंग्रेज यहां पर अपना जो दमन नीति थे उसको कम नहीं किए। और तीसरा हम लोग देखें, अभी तीसरा हम लोग देखेंगे लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन यहां पर जो आए थे वो बहुत सारा एक्ट में बदलाव किए, बहुत सारा एक्ट लेके आए जो इस देश के लोगों, भारतीय लोगों के लिए ठीक नहीं था, उसके विरोध में था। तो ये सब कारण बनता है गरम दल वाले को अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने का, उसको और एग्रेसिव नेचर देने का। तो आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रिया था क्या, तो लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन 1898 से 1905, डेट आप याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन का शासन कहां से कहां तक है, 1898 से 1905। तो आप इस चीज में देखेंगे जो मैंने बात बताया वही यहां पर नोट्स में भी है। लॉर्ड कर्जन के शासन काल की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीय जनता की असंतोष की ज्वाला को भड़का दिया था, ठीक है। तो उनकी जो आप बोल सकते हैं कुनीति जो थी वो यहाँ के लोगों में कैसी भावना भड़का रही थी, यहाँ के लोगों में क्या जन्मा रही थी, असंतोष। वह स्वेच्छाचारी एवं अहंकारी शासक था तथा कुशलता केंद्रीकरण एवं अधिकारीकरण के प्रति उसका विशेष मोह था, ठीक है। तो खास करके वो क्या, एक अहंकारी शासक यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो ईगो में, उनका जो भी एक्ट आता था वो लोगों के खिलाफ ऐसा लगता था कि उस यहाँ पर दमन करने ही आए हैं, इतना ईगो था उनमें, इतना घमंड था, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें, आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो वह महान साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी था। वह भारतीयों को स्वशासन के अयोग्य मानता था और उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति का पक्षपाती था। तो यहाँ पर वो बायस नेचर का था, ठीक है। वो ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर किसको रखता था, अंग्रेजों को सिर्फ रखता था और भारतीयों को कुछ मानता ही नहीं था, ठीक है। कौन, कर्जन। आगे अगर हम लोग बात करें तो उसका मानना था कि अंग्रेजों को ईश्वर द्वारा भारत पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया। देखिए किस लेवल का ये आदमी था, क्या सोचता था ये कि भगवान उसको भेजे हैं, ईश्वर भेजे हैं भारतीयों पर क्या करने के लिए, राज करने के लिए उसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो जब इस सोच से कोई इस देश में आएगा तो सोच लीजिए वहां उस देश के लोगों का हित करेगा कि नहीं करेगा, आप ही बताइए। अतः भारतीयों को किसी रूप में सत्ता का हस्तांतरण ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध होगा। और ये इसी समय क्या इसका मत था कि हम लोग मतलब भारत को अगर भारतीयों को ही शासन करने का मौका दे दें तो ये ईश्वर को मंजूर नहीं होगा, ऐसा ही इसका लॉर्ड कर्जन का मानना था, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका सोच कैसा था। तो इस ऐसी सोच के साथ क्या कोई देश को आगे बढ़ा सकता है, क्या अंग्रेज भारतीय लोगों का अच्छा चाह रहे थे, लॉर्ड कर्जन चाह रहे थे,
नहीं चाह रहे थे। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कुछ विदेशी घटनाएं थी जो एक्सट्रीमिस्ट को कॉन्फिडेंस दे रही थी। क्या कॉन्फिडेंस दे रही थी? कि जो एशियन लोग हैं या फिर जो मजबूत से कमजोर लोग हैं, जो जिनको की मजबूतों का सामना करना है, वो भी सामना कर सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाएं तो 1896 में एक युद्ध चल रहा था इटली और इथोपिया के बीच में। 1896 में युद्ध चल रहा था इटली और इथोपिया के बीच में, जिसमें इथोपिया इटली को हरा देता है। ठीक है, तो इथोपिया छोटा सा कंट्री है, ठीक, और वो इटली को हरा दे रहा है। तो इससे उन लोगों को लगता था कि इटली क्या था, यूरोपियन कंट्री, तो इससे भारतीय लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया कि एक इथोपिया ऐसा कंट्री जो है वो एक यूरोपियन कंट्री को हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस का भावना जन्म रहा था। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि जो जापान था वो इंडस्ट्रियली डेवलप हो रहा था। अब देखिए 1899 का जो काल था या उस समय अगर कोई भी एशियन कंट्री इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो रहा है, मतलब उसमें कुछ क्षमता है करने का। अब जापान भी एक छोटा ही कंट्री है और वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो रहा है, खास करके एशियन कंट्री है, तो ये भी एक भारतीयों में कॉन्फिडेंस ला रहा था कि एशिया में भी कोई कंट्री है जो डेवलप हो सकता है। तो एशिया में कोई कंट्री, जब जापान डेवलप हो सकता है अंग्रेजों से लड़के या फिर उधर यूरोपियन कंट्री से लड़के, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो विदेशी घटनाएं जो थी ये भी कारण बन रही थी जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो गरम दल वाले थे, उनको बढ़ाने का, उनको आने का इस विरोध में। इस काल में विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे भारतीयों को राष्ट्रीय चेतना का संबल मिला एवं आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास की भावना पुष्ट हुई। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मिला भारतीय लोगों को। तो आप देखेंगे जो मैंने बताया वही लिखा हुआ यहाँ पर। 1896 ईस्वी में अफ्रीकी देश इथोपिया द्वारा यूरोपीय देश इटली को पराजित किया जाना, आयरिश जनता द्वारा स्वशासन के लिए सफल संघर्ष। तो अंडरलाइन करेंगे ये सब पॉइंट, आपके एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। 1896 ईस्वी में अफ्रीका देश द्वारा किसको हराया गया, अफ्रीकी देश इथोपिया द्वारा किसको हराया गया, इटली को हराया गया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। आयरिश जनता द्वारा स्वशासन के लिए सफल संघर्ष। तो जो आयरिश लोग थे उनका सफल संघर्ष जो था, उन लोग में भी नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो वो जो नेशनल मूवमेंट था आयरलैंड का वो सफल हुआ था। तो इससे भी यहाँ के लोग थोड़े से उनमें आत्मविश्वास आया। 1905 में एशियाई देश जापान द्वारा रूस को पराजित करना। देखिए 1905 में जो जापान है एशियन कंट्री, वो रशिया को क्या करती है, हरा देती है। इससे भी एक कॉन्फिडेंस भारतीय लोगों में पनप रहा था। ठीक है, थी जिनसे यूरोपीय अपराजिता की धारणा खंडित हो गई। ठीक है, तो यूरोपीय जो मानते थे, जो यूरोप के लोग मानते कि हमको कोई हरा नहीं सकता है, हम हमेशा विजयी है, ऐसा नहीं हो रहा था। तो कुछ कुछ कंट्री ऐसे थे जो उनको हरा दे रहे थे, और जिस सबको देख के जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय लोग के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन लोग में क्या हो रहा था, देश प्रेम और जो कॉन्फिडेंस था उन लोग में बूस्ट हो रहा था। इसी काल में मिस्र की जनता ने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पर एक आयरलैंड में नेशनल मूवमेंट चल रहा था और यहाँ पर मिस्र, इजिप्ट में भी नेशनल मूवमेंट चल रहा था। तो इसी काल में मिस्र की जनता ने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया था। चीनियों ने भी आंदोलन प्रारंभ किया। अब देखिए जिनको जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं वहां नेशनल मूवमेंट चल रहा है। आयरिश में नेशनल मूवमेंट, मिस्र में नेशनल मूवमेंट, यहाँ पर चाइना में नेशनल मूवमेंट चल रहा है, तो यहाँ भी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ये सब घटनाएं भारतीय राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। ठीक है, बहुत आसान है समझना, बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है ये कि आप इसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो ये सब जो भी घटनाएं हो रही थी ये क्या कर रही थी, भारतीय लोगों का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करवा रही थी कि आप भी यूरोप का सामना, यूरोपियन कंट्री का सामना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
आगे अगर हम लोग बढ़े, ये सब घटनाएं भारतीय राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी। देश में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन ने कोई कदम नहीं उठाया था। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे देश में। तो यहाँ पर जो असंतोष का भावना था, असंतोष का भावना जो अलग अलग नीतियों के द्वारा पनपा था इस देश में, तो उस असंतोष के भावना के लिए जो अंग्रेज थे यहाँ पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है, उल्टे उपर्युक्त उल्लिखित विदेशी घटनाओं ने इस असंतोष को प्रज्वलित करने में ज्वलनशील पदार्थ का कार्य किया। तो देखिए, अब यहां पर जो भी नीति अंग्रेज लोग लेके आए उससे गुस्सा तो था यहाँ के लोगों में। ठीक है, अब जो बाहर की कंट्री की घटना ये लोग देख लिए, ये गुस्सा और बढ़ गया, और ये गुस्सा पॉजिटिव वे में बढ़ा कि हम लोग भी अंग्रेज को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक, 4 पॉइंट हम लोग देख लिए कि क्यों एक्सट्रीमिस्ट बने, क्यों वो लोग गरम दल का उनको बनना पड़ा। ठीक है, 5वां, विदेशों में भारतीयों का अपमान होना। ठीक है, तो विदेशों में जो भारतीयों का अपमान हो रहा था उससे ये लोग नाखुश थे। अब नाखुश हैं तो वो भी एक विरोध का प्रदर्शन है। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझने के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो विदेशों में भारतीयों का अपमान, प्रवासी भारतीय जो यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं उनको हम लोग प्रवासी भारतीय बोलते हैं। प्रवासी भारतीयों के साथ घटित अपमानजनक एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार से भी भारत का राष्ट्रीय मानस शुद्ध और क्रोधित हो उठा है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप किसी का अपमान करेंगे, वो भी आप दूसरे देश में हैं, वहां पर आपका अपमान हो रहा है, तो वहां के लोग तो दुखी होंगे ही, जिस देश के आप हैं वहां के लोग भी दुखी होंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, मलाया, फिजी, ब्रिटिश गिनी में भारतीयों के साथ भेदभाव व्यवहार किया जाता था। अंडरलाइन करेंगे आप, तो यहाँ के लोग देखिए, दक्षिण अफ्रीका, मलाया, फिजी में यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग ज्यादा अपमान करते थे यहाँ के लोगों का, भारतीय लोगों का। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति दयनीय थी। अभी हम लोग जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति क्या थी। ठीक है, वे समाज से बहिष्कृत थे, उनको समाज में उनको अच्छा एक स्थान नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा बहिष्कृत करके बहिष्कार उनका किया जाता था। उन पर अनेकानेक प्रतिबंध थे, यथा शहर से बाहर निश्चित स्थानों में उन्हें रहना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए कितना दयनीय स्थिति था, यहां पर शहर से बाहर निश्चित स्थानों में उन्हें रहना पड़ता था, जो स्थान उन लोग को अलॉट किया हुआ है उन्हीं स्थानों पर रहना पड़ता था। अभी आपको कोई बोल दे कि आपको एक कमरा में रहना है और निकलना नहीं है, सोचिए आपके साथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चित स्थान दिया था, उस स्थान से नहीं निकलना है, उसी स्थान पर रहना है, तो ये स्थिति ठीक नहीं थी। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में रेल यात्रा निषिद्ध था। ठीक है, तो जो भारतीय लोग थे वो किसमें रेल यात्रा नहीं कर सकते थे, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में रेल यात्रा नहीं कर सकते थे। ये सब पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के आंसर में जोड़ना पड़ेगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। फलस्वरूप ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं में और वृद्धि हुई, तो यह भी एक कारण बना। यह भी क्या चीज का काम कर रहा है, ये भी आग में घी का काम कर रहा है। ये सब भी जो हो रहा है, यहाँ के लोगों का अपमान, ट्रेन के डिब्बे में नहीं बैठने देना, निश्चित स्थानों पर रहना, समाज से बहिष्कृत रहना। ठीक है, और ये सब जो भी हो रहा है वो भी एक काम क्या कर रहा है, आग में घी देने का काम कर रहा है। यहाँ के लोगों में जो रोष है अंग्रेजों के खिलाफ उसको बढ़ाने में ये मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए 5 पॉइंट हम लोग ने देखा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो छठा पॉइंट क्या है, आंतरिक घटनाएं एवं परिस्थितियां। आंतरिक मतलब हमारे भारत में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें से क्या क्या प्रमुख घटनाएं हैं जो नरम दल को बनाने में नरम दल को अपना काम एग्रेसिव नेचर से करने के लिए मदद करेंगी और बढ़ाएंगी। ठीक है, तो आंतरिक घटनाएं एवं परिस्थितियां, तो देश की निम्नांकित घटनाओं एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में योग दिया है और उग्र राष्ट्रवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट्स हैं जो देश में हुआ है जिससे नरम दल
नरम दल कहलाए और उनका उदय हुआ है। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है आपका भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा। अब इसमें तो शुरू से समझाते आ रहे हैं, 1857-58 से लेके 1900 आ गया, 1905 आ गया। यहाँ की आर्थिक, यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो तो कमजोर थी ही, लेकिन 1896 से लेके 1900 तक और ज्यादा कमजोर हो गई जब यहाँ पर सूखा पड़ा। ठीक है, और प्लेग के जरिए बहुत सारे लोगों का जान गया। ठीक है, तो भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा बहुत बहुत खराब थी यहाँ की दशा। ब्रिटिश शासन की राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीतियों ने भी भारतीय जनमानस में विदेशी शासकों के प्रति विरोध की भावना में उदय एवं प्रसार में अकथनीय योग दिया है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन जो थे उनका जो राष्ट्र विरोधी नीति था, और राष्ट्र विरोधी कैसा नीति, आर्थिक इकोनॉमिक जो उनका पॉलिसी था, जो उनका इकोनॉमिक पॉलिसी था वो ठीक नहीं था देश के विरुद्ध। इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी बहुत सारा। ठीक है, तो एक द्वेष का भावना इकोनॉमिक कंडीशन के कारण देश के लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध फैल रहा था। तो भावना के उदय एवं प्रसार में अकथनीय योग दिया था। भारत सरकार ने भारतीय आर्थिक हितों को निसंकोच ब्रिटिश व्यापारिक हितों के रक्षार्थ बलिदान कर दिया था। तो यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, जो भी भारत सरकार ने भारतीय आर्थिक हितों को निसंकोच ब्रिटिश व्यापारिक हितों के रक्षार्थ बलिदान कर दिया था। मतलब यहाँ के कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहाँ का व्यापार ऐसा था कि यहाँ पर ज्यादा फायदा, अब भले ही यहाँ पर व्यापार हो भारत में रहा था, लेकिन इसका फायदा, इसका पूरा प्रॉफिट, या बोल सकते हैं 50% से ज्यादा प्रॉफिट कौन ले जा रहे थे, तो अंग्रेज ले जा रहे थे। उसी को यहाँ पर हिंदी में अच्छे शब्दों में लिखा है। 1894 में कपास सीमा शुल्क विवाद पुनः खड़ा हुआ। तो कॉटन में जो टैक्स लिया जाता था, सीमा शुल्क जो लिया जाता था, उसका विवाद स्टार्ट हुआ कब, 1894 में 5% का साधारण कर लगाया गया था। ठीक है, तो विवाद क्यों हुआ, क्योंकि उस पर कितना परसेंट टैक्स लगाया गया था, 5% साधारण टैक्स। ठीक है, लेकिन इससे सूती माल को छूट दे दी गई थी। फलस्वरूप आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग को इंग्लैंड में जो कॉटन इंडस्ट्री था, जो क्लॉथ इंडस्ट्री था, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। हम लोग पढ़ते हैं इसको, इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग को संतुष्ट करने के लिए 1896 ईस्वी में सूती मिलों द्वारा उत्पादित माल पर 3.5% का प्रत्यक्ष उत्पादन कर लगा दिया गया। अब देख लिए यहाँ पर क्या चल रहा था, सिर्फ फायदा अंग्रेज लोग का ही हो रहा था यहाँ पर सबसे ज्यादा। तो जो माल यहां से जा रहा था उस पर कम टैक्स दिया जाने लगा। 3.5% का प्रत्यक्ष उत्पादन कर, जो प्रोडक्शन टैक्स है, वो यहां पर लगाना स्टार्ट कर दिया। इसका कोई औचित्य नहीं था। कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो रहे थे और भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश उद्योग है वो तो ठीक है अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जो भारतीय उद्योग है जो इस देश में पनप रहे थे, उनको कोई भी संरक्षण ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं दिया जा रहा था, और उल्टा टैक्स उन लोग से बहुत ज्यादा लिया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब कारण बनता है हमारे देश में जो ट्रेडर्स है, जो मर्चेंट्स थे, उन लोग पर दमन जो हो रहा था वो अंग्रेज के द्वारा, वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखें सॉरी, शासन की दमन एवं आतंकपूर्ण नीति। अब ये आतंकपूर्ण नीति क्या है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। 1890 से 1900 तो शासन की दमन। अब दमन, इतने दिन से हम लोग अंग्रेजों का दमन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर कुछ अच्छा चीज तो उनके बारे में लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो इस काल में शासन ने अपने दमनकारी विधियों का निर्माण किया था। उदाहरण 1891 में आयु अधिनियम द्वारा सहमति संबंधी आयु बढ़ाकर 10 से 12 वर्ष तक कर दिया। तो
आयु अधिनियम द्वारा सहमति संबंधी आयु बढ़ाकर कितना से कितना कर दिया, 10 से 12 वर्ष तक कर दिया गया। क्या, आयु को बढ़ा के 10 से 12 वर्ष तक कर दिया गया। 1904 में शासकीय अधिनियम द्वारा सैनिक ही नहीं, असैनिक मामले संबंधी गोपनीय बातों का उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो भी एक्ट लाया जा रहा था, लॉर्ड कर्जन जो एक्ट लेके आए थे, इसको हम लोग बोलते हैं जो सेडिशन एक्ट वो लेके आए थे, या जो ऑफिस सीक्रेट एक्ट जो लेके आए थे 1904 में। एक एक्ट उस समय लिखना मैं भूल गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1904 में लॉर्ड कर्जन लेके आए थे, लॉर्ड कर्जन लेके आए थे। उसमें क्या था कि इस अधिनियम द्वारा सैनिक ही नहीं, असैनिक मामले संबंधी गोपनीय बातें, अब यहां नाम में ही सीक्रेट है, कोई भी गोपनीय बातों को आप पेपर में नहीं छाप सकते, आप लेटर में नहीं छाप सकते, आप उसको खुलेआम नहीं कर सकते, वो एक क्या है, दंडनीय अपराध है। तो इससे भी जो जितने भी लोग थे, प्रेस वाले लोग थे, वो लोग नाखुश थे, जो वर्ग था वो ब्रिटिशर से खुश नहीं था। अगला है आपका विदेश नीति। जो हमारा विदेश नीति था वो कैसा था, जो फॉरेन पॉलिसी था वो उसके कारण क्या हो पा रहा था, तो लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति ने भी भारतीयों में असंतोष फैलाने में सहायता की। अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन एवं फारस, ईरान संबंधी उसकी नीति की आलोचना की गई। देखिए कि लॉर्ड कर्जन की कैसी नीति, विदेश नीति, और आलोचना कौन कौन कर रहा है, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन एवं फारस, इसका आलोचना कर रहे थे। कर्जन द्वारा भारतीय सेना को इन क्षेत्रों तथा दक्षिण अफ्रीका में साम्राज्य की एवं ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए भेजने की निंदा की गई, क्योंकि सेना संबंधित सारा व्यय भारत को वहन करना पड़ता था। अब देखिए यहां से जो भी सेना उन देशों में जा रही है, उन सब का खर्चा किस पर आ रहा था, भारत पर आ रहा था। तो भारत को उस सब का खर्चा देना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक द्वेष पैदा कर रही थी, एक असंतोष पैदा कर रही थी यहाँ के लोगों में। लॉर्ड कर्जन ने सीमा समस्या के कारण उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का निर्माण किया। ठीक है, तो सीमा का सुरक्षा के लिए एक बॉर्डर बनाए, बॉर्डर लाइन बनाए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सीमा समस्या के कारण उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उधर आप देखेंगे भारत में इस इधर वाला हिस्सा, ठीक है, सीमा प्रांत का निर्माण किया। इसमें पेशावर, कोहन, बन्नू एवं डेरा इस्माइल खां के जिले सम्मिलित थे। तो कौन कौन सा जिला है इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आप अगर डेटा एकदम एक्यूरेट लिखते हैं तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो कहां पर निर्माण हुआ इन बॉर्डर्स का, तो पेशावर, कोहन, बन्नू एवं डेरा इस्माइल खां का जिला। इन क्षेत्रों पर पंजाब के गवर्नर का कोई अधिकार नहीं था। अब देखिए देखा जाए तो ये पंजाब सही नजदीक पंजाब ही है इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पंजाब का गवर्नर का कोई भी अधिकार नहीं था। इसका पंजाब के पुराने लोक सेवकों द्वारा विरोध हुआ। अब देखिए जहां का जमीन है वहीं से आप उनको राज करने नहीं दीजिएगा तो असंतोष फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ठीक है, तो जो पंजाब के उधर पुराने लोग थे, जो पुराने सेवक थे, उनका विरोध प्रदर्शन वहां पर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया इस नियम के बाद। अब देखिए 8वां पॉइंट है आपका जो इंटरनली चल रहा था, जो एक्सट्रीमिस्ट ये सब चीज देख रहे थे कि और क्या क्या कारण है यहाँ के लोगों में असंतोष फैला हुआ है। तो 8वां कारण है हिंदुओं में धार्मिक जागृति। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान को महाराष्ट्र में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय और बंगाल ने बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंदो घोष ने अग्रसर किया। ये बात मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। 19वीं शताब्दी में तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर रहे थे कौन कौन, तिलक कहां, महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय कहां, पंजाब में और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष कहां, बंगाल में। इन विद्वानों की वेदों में पूर्ण आस्था थी
वे अत्यधिक धार्मिक एवं प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पूरा विश्वास रखते थे और लोगों को जोड़ते थे इन धार्मिक और प्राचीन नीतियों से कि आप इन्हीं पे चलें। वे पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी थे, तो पाश्चात्य शिक्षा को वे भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाने का साधन मानते थे। ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो ऐसा मानते थे कि वो भारतीयों को अपना क्या कर लेगी, मानसिक गुलाम बना लेगी। अरविंद राष्ट्रवाद को धर्म मानते थे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स अगर आप आंसर में लिखेंगे एग्जाम में तो आपका मार्क्स ज्यादा बनेगा। तो राष्ट्रवाद को मानते थे अपना धर्म, क्या अपना धर्म राष्ट्रवाद मानते थे कौन, अरबिंदो घोष। वे राष्ट्रवाद अर्थात देशभक्त को धर्म के रूप में स्वीकारते थे। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका धर्म जो सिर्फ मान लेते हैं कि राष्ट्र ही एकमात्र धर्म है उनका। ठीक है, ऐसे तो आप देखेंगे बहुत सारा धर्म और बहुत सारा कास्ट में आपका डिवाइडेड है भारत अभी भी और पहले भी था। ठीक है, लेकिन राष्ट्र प्रेम और ये राष्ट्रवाद उस समय अरबिंदो घोष उस चीज को अपना धर्म मानते थे और इसी के नीति पर भारतीय लोगों को चलने के लिए बोलते थे। वे राष्ट्रवाद अर्थात देशभक्त को धर्म के रूप में स्वीकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9वां पॉइंट, नरमवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति के प्रति उग्र असंतोष। तो ये नरमवादी क्या थे, कल हम ये इस वर्ड पे चर्चा किए थे, भिक्षावृत्ति पे। भिक्षावृत्ति मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, मतलब रिक्वेस्ट करना, अंग्रेजों से पेटिशन डालना, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, कोई भी चीज मांगना, रिक्वेस्ट करना अंग्रेज को कि दे दीजिए। तो इससे जो गरम दल वाले थे वो खुश नहीं थे, उनमें असंतोष था। वो लोग खुश नहीं थे इस चीज से कि आप मांग क्यों रहे हैं, आप उनसे इतना प्रेशर बनाइए कि खुद दे दें। तो उपर्युक्त कारणों ने तत्कालीन नरमवादियों की नीति के विरुद्ध तीव्र असंतोष उत्पन्न किया था। तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे वो मॉडरेट से खुश नहीं थे और मॉडरेट्स भी कहीं ना कहीं जानते थे कि उन लोग अपने तौर पर जो उनका तौर तरीका है अंग्रेजों से अपना विरोध करने का, उस पर अंग्रेज उससे उनका कोई बात सुन नहीं रहे थे। उग्रवादियों को प्रार्थना आवेदन पत्रों में कोई विश्वास नहीं था। अब देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ये चीज मैंने पहले ही बता दिया कि उन लोग प्रार्थना और पिटीशन पर कोई विश्वास नहीं रखते थे। आंदोलनों और जन विरोध की उन्होंने वकालत की। ठीक है, तो उन लोग क्या चीज पर ध्यान देते थे, आंदोलन, स्ट्राइक करने पर, प्रोटेस्ट करने पर, चक्कर जाम करने पर उन लोग ज्यादा विश्वास रखते थे। कौन, गरम दल वाले। उनकी मान्यता थी कि भारत के हित ब्रिटिश राज्य के हितों के बिल्कुल विपरीत थे। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। अतः स्वराज्य के लिए उन्होंने सीधी कार्रवाई पर बल दिया था। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से जो काम हो रहा है वो स्वराज के लिए ज्यादातर अगर आप देखेंगे हो रहा है कि हम लोग को अब क्या करना है, अपना राज लाना है, सेल्फ रूल लाना है, इस देश में स्वराज का शासन लाना है। ठीक है, तो ये जो 9 पॉइंट था आपका, ये 9 पॉइंट अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे, यहां से कुछ भी पॉइंट कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आए, इस नोट्स को आप पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं और आप बुक्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप और अच्छा आंसर लिख पाएंगे, उसको आप रिवीजन अगर ठीक ठाक से करते हैं तो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो भी मैंने अभी बताया है ये सब का नोट्स मिल जाएगा आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।